हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का पोर्सन पूछता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। और ये फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक के क्वेश्चन है दोस्तों आपके। आप समझ ही गए होंगे कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन इंडिया विद द इंसेप्शन ऑफ। मतलब जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग है ये किसके इंसेप्शन से इंडिया में स्टार्ट हुआ था, मतलब किसके आने पर एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है आ गया था। तो वो 7th 5 ईयर प्लान जब आया था तब जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग भी शुरुआत हो गई थी इसकी। तो आप मुझे इसका ईयर बताइए कि किस ईयर में 7th 5 ईयर प्लान आया था। बहुत ईजी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका कि राइस प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन एरियाज हैविंग। तो आपसे पूछा है कि राइस प्रोडक्शन किस एरियाज में हाईएस्ट होता है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कैसा हो वो एरिया जिससे कि वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन हाईएस्ट हो। ठीक है, तो कैसा हो आप समझ लेते हैं। हाई रेनफॉल होना चाहिए, कैनाल इरिगेटेड लैंड्स होनी चाहिए, ब्राइट सनी डेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंथेसिस। अब एंथेसिस क्या होता है दोस्तों, ये एंथेसिस होता है आपका फ्लावरिंग पीरियड ऑफ प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग पीरियड ऑफ प्लांट को हम बोलते हैं एंथेसिस। तो इस समय क्या होना चाहिए, ब्राइट सनी डेज और ड्यूरिंग एंड आफ्टर, मतलब इस समय जब एंथेसिस हो रहा हो, फ्लावरिंग हो रही हो प्लांट में, और उसके बाद भी ब्राइट सनी डेज इसको रिक्वायर होता है प्लांट को राइस प्रोडक्शन के हाईएस्ट अटेन करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कहता है कि द इकोसिस्टम डिटरमाइनिंग द एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैज टू कंपोनेंट्स विज बायोटिक एंड अबायोटिक। तो कहता है कि इकोसिस्टम जो कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं जिन्हें डिटरमाइन करते हैं वो उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या कंप्राइज करता है, तो चलिए देखते हैं क्या कंप्राइज करता है। ये करता है आपका मटेरियल्स लाइक वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस, और एनर्जी में जैसे कि लाइट हो गया, हीट हो गया, स्टोर्ड एनर्जी हो गया। तो ये आपको याद रखना है, बायोटिक फैक्टर्स में ये कंप्राइज करता है। चलिए बायोटिक में आप बताइए क्या कंप्राइज करता है। आपके लिए क्वेश्चंस रहते हैं, आप ये सोचे कि यहाँ सिर्फ आपका मिल जाएगा आंसर ही आंसर, तो नहीं, ऐसा आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इसलिए दोस्तों कि आपको इसे याद रहेगा और कोई मोटिव नहीं है इसके पीछे। यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं इसको मेरे सोशल मीडिया पर। एबिलिटी ऑफ एज अ सिस्टम, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एज अ सिस्टम से एग्रीकल्चर मान लीजिए एक सिस्टम को, to maintain inter-regional equity and enhance, if required, the flow of its products and services by way of linkage with other system without damaging its own long-term potential। अब इतना सारा पढ़ लिया, अब क्या पढ़ लिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जैसे कि एग्रीकल्चर मानिए, ठीक है, तो हमें इंटर रीजनल इक्विटी को और एनहांस, मतलब कि जो इंटर रीजनल इक्विटी है, मतलब मान लीजिए एक जगह एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या है कि वो जो लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उसके लिए भी हमें उन प्रोडक्ट्स को बचा कर रखना है, उन सर्विसेज को बचा कर रखना है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को, जिससे कि वो भी उनको यूज कर पाए। ये यहाँ पर पूरी बात की जा रही है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ये सोच कर चलता है, जिसका ये कॉन्सेप्ट है, तो वो होता है दोस्तों सस्टेनेबल सिस्टम। ये जो है आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात करता है सस्टेनेबल सिस्टम। चलिए दोस्तों, ये अब थोड़ा मैचिंग है आपके लिए कि इसमें आपका क्लास ऑफ फर्टिलाइजर है और इसमें आपका एग्जांपल ऑफ क्लासेस है। ठीक है, आपको बताना है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है, इनऑर्गेनिक कौन सा है, बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कौन सा है। तो बताइए ऑर्गेनिक कौन सा है और इनऑर्गेनिक कौन सा है, बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, स्लो कौन सा है। चलिए बताइए। चलिए अब मैं बता देता हूँ। देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो भी इनके सामने लिखा है ये आपको सही लिखा है बिल्कुल। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपका यूरिया है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपका अमोनियम सल्फेट है, बायो फर्टिलाइजर आपका अजोला है, और स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर आपका आइसोब्यूटेरिडेन डाइयूरिया है। ठीक है, ये डाइयूरिया है। और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अब क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर टू अ ग्रीन मैन्योर लेग्यूमिनस क्रॉप ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू द सक्सीडिंग क्रॉप। तो कह रहा है कि मान लीजिए आपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है आपने क्रॉप में डाल दिया है ग्रीन मैन्योर में, ठीक है, जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो बताइए कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस होगी वो सक्सीडिंग क्रॉप के लिए उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ फास्फोरस टेकन अप, तो जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ फास्फोरस होगा वो उस क्रॉप के द्वारा ले लिया जाएगा। ठीक है,
एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो होगा वो उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो कि कब रिलीज होगा, जब उस ग्रीन मैटर का, जब ये ग्रीन जो लेगुमिनस क्रॉप है जब ये डिकम्पोज होगी तब ये जो है रिलीज होगा दोबारा से सॉइल में, तो ये इसका इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे आपकी ग्रेटर अमाउंट में फास्फोरस को कंज्यूम करेगा, टेकन अप कर लेगा, देन उसको कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, और फिर जो है लास्ट में जब ग्रीन मैटर डिकम्पोज होता है तो वो रिलीज हो जाता है। ये इफेक्ट पड़ता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का। चलिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विच ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन। तो फर्स्ट प्लेस प्रोडक्शन में आपका यूरिया है, ठीक है, यूरिया फर्स्ट प्लेस है प्रोडक्शन के मामले में जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक। तो लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक आपका कौन सा फर्टिलाइजर है, वो है आपका डाईअमोनियम फॉस्फेट। डाईअमोनियम फॉस्फेट रिक्वायरमेंट, आप देखिए इस क्वेश्चन, डाईअमोनियम फॉस्फेट रिक्वायरमेंट फॉर द सप्लाइंग, ये सप्लाइंग है दोस्तों, सप्लाइंग 45 kg नाइट्रोजन 115 kg P2O5, ये आपका फॉस्फोरस टू 1 हेक्टेयर पीनट क्रॉप। तो 1 हेक्टेयर में अगर पीनट क्रॉप आपने कल्टीवेट किया है और उसको यदि आप 45 किलो नाइट्रोजन और 115 किलो फॉस्फोरस देना चाहते हैं तो आपको जो है कितना DAP देना पड़ेगा, डाईअमोनियम फॉस्फेट कितना डालना पड़ेगा, तो 250 किलो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको यदि आप जोड़ें तो ये 150 किलो हो रहे हैं, ठीक है, 150 किलो नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये आपका हो रहा है 160 किलो। अब 160 किलो में देख लीजिए कितना ज़्यादा है, ये 250 किलो, ठीक है। अब इतना आप रेशियो मान चलिएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th की, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन, मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हालांकि ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको पता ही होंगे। अच्छा, बिकॉज दे आर, क्यों हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब ये बताइए आप। तो ये हैं इसलिए हैं क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो हैं बट रिक्वायर्ड इन मिनिमम क्वांटिटीज, मिनिमम क्वांटिटीज में की जरूरत होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, ये कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर द ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है तो उसके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट है वो कौन सा है, वो है आपका दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब डॉर्मेंसी क्या होती है ये समझना है आपको, तो जरूर बताएं, मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप बताइएगा जरूर यदि आपको जानना हो डॉर्मेंसी के बारे में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड्स आर। तो जो कार्डिनल टेम्परेचर जो होगा ऑप्टिमम, वो राइस की सीड्स के जर्मिनेशन के लिए वो कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि राइस के सीड के लिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस कार्डिनल टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें तो यह है आपका इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव्स ऑफ द प्लांट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिम्टम। तो कह रहा है कि जब इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा यंगर लीव्स में तो किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स का सिम्टम है, तो वो आपकी आयरन की डिफिशियंसी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो ये है आपका कि द राइस वैरायटी ऑफ कंटेनिंग DG ऊजन, तो कौन सी है, IR8 है आपकी, IR8 वैरायटी है जो DG ऊजन को कंटेन करती है अपने अंदर राइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज द बेस्ट फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो सब्जियों के कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है दोस्तों, वो है आपकी सैंडी लोमी सॉइल, ठीक है। अब हालांकि सैंडी लोमी सॉइल हर कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, ये आपकी यूँ कहा जाता है कि सैंडी लोम सॉइल सब के लिए बेस्ट होती है, सब हर तरह की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी टिक कर सकते थे यदि आपको ऑप्शन नहीं पता है तो। हालांकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन करेंगे या कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे जब, तो इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा। यदि आपके पास कोई बुक हो तो उसमें भी देखिएगा। द इल इफेक्ट्स ऑफ सबमर्जेंस ऑफ रूट of deciduous fruit plants in water for very long time is due to primarily, ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्लांट अगर सबमर्ज्ड है और ठीक है, जो कि डिसिडियस फ्रूट है, कोई डिसिडियस फ्रूट का प्लांट है, तो अगर वो क्या है कि वो पानी में सबमर्ज्ड है तो उसमें कैसा इल इफेक्ट दिखेगा, तो वो दोस्तों लैक ऑफ एयरेशन, मतलब उसमें जो हवा है, जो हवा का आवागमन है वो कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, प्लांट अल्टीमेटली डाई कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 17 है हमारा। पीडोलॉजी कंसीडर्स द सॉइल एज। तो पीडोलॉजी सॉइल को कैसे कंसीडर करता है, इसको क्या मानता है, वो क्या कहता है पीडोलॉजी सॉइल को, ये उसको कहता है नेचुरल बॉडी। क्या कहता है, नेचुरल बॉडी।
18th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोराइड्स आर बेसिकली द सिलिकेट्स ऑफ। तो क्लोराइड्स किसके सिलिकेट्स हैं? वो है मैग्नीशियम के और कुछ आयरन एंड एल्यूमिनियम के साथ। तो मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम ऐसे आप याद रख सकते हैं, MIA या एम याद कर लीजिए, AIM, क्लोराइड के सिलिकेट्स। क्वेश्चन 19 है आपका, द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC ऑफ मिनरल सॉइल कंटेनिंग प्रिडोमिनेंटली कैलोनेटिक क्ले मिनरल्स जनरली रेंजेस बिटवीन। तो कह रहा है कि जो CEC है आपका कैलोनाइट क्ले में, वो कितने से कितने के बीच में रेंज करता है CEC। तो वो 3 से 15 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल, ये है आपका रेंज CEC इन कैलोनेटिक क्ले। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा 20th, इन द सॉइल मिसेल स्टैंड्स फॉर। तो मिसेल सॉइल में किसे कहते हैं हम लोग? ये दोस्तों आपका होता है नेगेटिवली चार्ज्ड सिल्ट पार्टिकल्स विद हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट रह सकते हैं। यह मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये है मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम, और यहाँ दोस्तों आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री ये चैनल है। यहाँ आपको जो है करंट अफेयर्स की कुछ क्विजेज मिलती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं यहाँ पे पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कुछ जॉब्स वगैरह भी आपको बताता हूँ मैं, जो भी एग्रीकल्चर से आती हैं, जो कि रिलायबल जॉब्स हों, उन्हीं को बताता हूँ मैं यहाँ पर से। So thank you friends for watching the video, and don't forget to share and like the video.